नमस्कार साथियों, हमारे इस नए सेशन के अंदर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग पॉलिटी सेक्शन के PYQ का प्रैक्टिस कर रहे हैं और इसी प्रैक्टिस में हमारी जो लक्ष्य है या हम लोग जो लक्ष्य लेकर आगे चल रहे हैं उसमें इस पे लिखा है ना, जैसे दिख रहा है 8 प्रश्न से सीखें 50 प्रश्न। एक्चुअल में ये क्वेश्चन तो आपके लिए सिर्फ एक बहाना कह सकते हो या माध्यम कह सकते हो। एक्चुअल में हमारा टारगेट है कि आप लोग सही ढंग से एक तो पढ़ना सीख जाएं। क्वेश्चन देखो, सभी लोग पढ़ते हैं, 5 लोग फॉर्म डालते हैं, 3-3.5 लाख लोग अपीयर होते हैं, पास उसमें से 10-12 हज़ार लोग हो पाते हैं। कई सारे बच्चे हैं पिछले 5 से 6 बार से प्री लगातार दे रहे हैं, प्री नहीं निकल रहा है। वही घटना चक्र पढ़ के कुछ बच्चे पास हो रहे हैं लगातार और कुछ बच्चे बिल्कुल भी पास नहीं हो पा रहे हैं। तो हमको करना क्या पड़ेगा, तरीका बदलना पड़ेगा। और हमारे इस सेशन के अंदर हम आपको क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करा ही रहे हैं, बाकी हमारा टारगेट है कि आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के साथ साथ कम से कम वो तरीका समझ पाएँ कि जिस तरीके से आपको पढ़ना है। और यह हमारे एक्सपीरियंस का ही आउटकम है, जिसके अंदर हम आपको ऐसा लिख के बोल रहे हैं 8 प्रश्न से सीखें 50 प्रश्न। तो एक्चुअल में ऐसा क्यों बोल रहे हैं? ऐसा बोलने के पीछे मुख्य उद्देश्य ये है कि हम एक क्वेश्चन को लेते हैं, उससे रिलेटेड जितने भी फैक्ट होते हैं या जितने भी इवेंट होते हैं वो हम सारे आपको बताने का कोशिश करते हैं। इसका फर्स्ट सेशन कंडक्ट हो चुका है, यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप वहां जाकर उसको देख सकते हैं। आप लोगों ने बहुत अच्छी प्रतिक्रिया दी है उसके ऊपर, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम शुरू करते हैं आज का सेकंड सेशन। इस सेशन के अंदर आपको मुख्य रूप से संविधान समितियां, अंतरिम सरकार, इंटरिम गवर्नमेंट और भारतीय संविधान के स्रोत यानी भारतीय संविधान के जो प्रावधान है वह किन किन देशों के संविधानों से लिए गए हैं, इस बात की व्याख्या हमें इसके अंदर देखने को मिलेगी। तो इसका जो क्वेश्चन इसके अंदर डिस्कशन में आ रहे हैं, उन सारे क्वेश्चंस को डिस्कशन जब हम कर रहे हैं तो UPPCS का जो एग्ज़ाम है वो तो आपका है ही, उसके अलावा एक सेकेंड, जो UPPCS का एग्ज़ाम है वह तो आपका कवर कर ही रहा है। बाकी स्टेट PSC के जितने भी एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ है। आप इसको देखिए और इसका सबसे अच्छा अगर आप यूटिलाइजेशन करना चाहते हैं तो वो यूटिलाइजेशन आप कर सकते हैं कहाँ से, जब आप एक पेन और एक कॉपी लेकर अपने साथ बैठें। हाँ, आपकी मजबूरी हो सकती है, आप ट्रैवल में हैं, कहीं पर कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं या ऐसी जगह पर है जहाँ पेन कॉपी नहीं यूज कर सकते, तो आप केवल सुन सकते हैं। सुन के भी बहुत सारी बातें, क्योंकि हमारे क्वेश्चन कम रहते हैं लेकिन एक्सप्लेनेशन इसमें बहुत ज़्यादा रहता है, तो आप ऐसे कर सकते हैं। लेकिन अगर जिन बच्चों के लिए भी ऐसा है कि जो पेन कॉपी लेकर बैठ सकते हैं, तो सबसे पहले वो पेन कॉपी लेकर बैठें, ताकि यहाँ से जो भी नया फैक्ट आपके पास आता है उन फैक्ट्स को आप किसी दूसरी जगह पर यूज कर पाएँ। आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। और उस प्रश्न के अंदर हमें क्या देखना है, सबसे पहले हम देखते हैं इस प्रश्न के अंदर कि एक सेकेंड, इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। एक इस पे फोकस करना है। यह सेशन आपको क्वेश्चन सॉल्व करना भी सिखाएगा, आपको मेन एग्जाम के अंदर जाके कैसे उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है यह बात भी आपको यहाँ से पता चलेगी। तो जैसा कि हमने आपसे कहा, सबसे पहले इसमें कहा है इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। इंग्लिश में आप देख सकते हैं हु अमंग दीज पर्सन्स वाज नॉट, ये नोट पर आप गोला करेंगे, नॉट अ मेंबर ऑफ द कैबिनेट मिशन। जैसा कि हमने फर्स्ट सेशन में आपको कैबिनेट मिशन से रिलेटेड बहुत सारी जो फैक्ट थे, जो भी इवेंट्स थे, वो हमने आपको बताए थे। तो यहाँ पर आपको देखना है कि मार्च 1946 के अंदर कैबिनेट मिशन का क्या हुआ, यह भारत में आया था और इसी की रिकमेंडेशन के आधार पर भारत में निर्वाचित संविधान सभा का गठन किया गया था। संविधान सभा से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हमने एक वीडियो के अंदर कंप्लीट किए हैं। जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है वो लोग उस वीडियो को यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप वहां जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो अब इसमें आप क्वेश्चन के पार्ट की तरफ आगे बढ़िए। इसमें पहला है विलियम वुड, दूसरा है पैथिक लॉरेंस, तीसरा है स्टेफोर्ड क्रिप्स और चौथा है एबी अलेक्जेंडर। तो हम इनके बारे में पहले आपको बताते हैं। ये पैथिक लॉरेंस थे, ये भारत सचिव थे, सेक्रेटरी ऑफ इंडियन स्टेट, भारत सचिव है ना, ये भारत सचिव थे। और जो क्रिप्स थे, है ना, जिसके क्रिप्स थे, ये बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष थे, बोर्ड ऑफ
ट्रेड, बोर्ड ऑफ ट्रेड, इसके ये क्या थे, अध्यक्ष। और ये एबी अलेक्जेंडर थे, ये नौसेना मंत्री थे, है ना, नेवी के, नौसेना। ये सारे जितने भी पोस्ट हम नाम ले रहे हैं ये सब ब्रिटिश गवर्नमेंट के थे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यही 3 लोग इस कैबिनेट मिशन के अंदर भारत में आए थे। इस कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की जा रही थी, ये बात आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे, तब आपका मुझे पता लगेगा कि आप लोग बिल्कुल जीवंत होकर इस डिस्कशन को सुन रहे हैं। केवल आप इसे कथा के तौर पर नहीं देख रहे हैं, बल्कि इससे आप यूज भी ले रहे हैं और इससे आप लाभ भी उठा रहे हैं। तो जैसा कि इसमें पूछा गया था कौन इस मिशन में नहीं था, तो आपका आंसर तो होना चाहिए ए, विलियम वुड इसके अंदर नहीं थे। पैथिक लॉरेंस जो भारत सचिव थे तत्कालीन, स्टेफोर्ड क्रिप्स जो बोर्ड ऑफ ट्रेड के अध्यक्ष थे, और एबी अलेक्जेंडर जो नौसेना के मंत्री थे, ये 3 लोग इस मिशन के अंदर आए थे। विलियम वुड इसमें नहीं आए थे। तो आपको याद रखना है कि विलियम वुड वाला जो ऑप्शन रहेगा ये हमारा आंसर रहेगा। इन तीनों के बारे में पूछ लिया गया है। कभी आपसे इधर से क्वेश्चन घुमा के पूछा जा सकता है कि इन तीनों में से भारत सचिव कौन था, या इन तीनों में से बोर्ड ऑफ ट्रेड का अध्यक्ष कौन था, इन तीनों में से नौसेना का मंत्री कौन था। अब आपको मुझे लग रहा है क्लियर हो गया होगा, और आप इसका आंसर किसी भी फॉर्म में अगर आएगा तो आप कर सकेंगे। तो आपका आंसर होना चाहिए विलियम वुड, यानी फर्स्ट क्वेश्चन का जो आपका आंसर होगा वो होगा विलियम वुड। ये क्वेश्चन आपका यूपीपीसीएस 2015 के प्री के एग्जाम में आया हुआ है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में हम क्या देखेंगे, इसके अंदर 2 सूची दी गई हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में क्या दिया गया है, संविधान सभा की समितियों के बारे में दिया गया है, और सूची 2 में आपको दिया गया है समितियों के अध्यक्ष के बारे में, है ना। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, पहली लिस्ट 1 में जो दिया गया है वो दी गई है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो कमेटीज़ हैं उनके बारे में दिया गया। ये पूरी लाइन नहीं है, संविधान सभा की समितियाँ। और दूसरी जो लिस्ट है, इस लिस्ट के अंदर चेयरमैन ऑफ द कमेटी, उस कमेटी को किसके द्वारा चेयर किया गया था, इस बात की जानकारी इसके अंदर हमें देखने को मिलेगी। तो हमें क्या ध्यान रखना है, हमें इसके अंदर यह देखना है कि कौन सी समिति किस प्रावधान के लिए बनाई गई थी। पहला है इसके अंदर संघीय संविधान समिति। इससे पहले आप एक पेज लेता हूं मैं, उस पर आपको बता देता हूं। मुख्य रूप से भारतीय संविधान सभा की जो कमेटी थी उनमें 8 कमेटियां मेन रूप से काम कर रही थी, और उन्हीं कमेटीज़ के माध्यम से संविधान सभा की जो कार्यप्रणाली थी उसको सुचारू रूप से संचालित करने का काम किया गया था। तो हम लोग इसके अंदर देखेंगे पहले कि जो 8 मूल समितियां जिनके बारे में हम आपको बता रहे हैं उनको आप पहले देखिए। तो ऐसे आप याद कर सकते हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा 3 समितियों को चेयर किया जा रहा था, जिसमें संघ संविधान समिति, संघ संविधान समिति, और दूसरी थी संघीय शक्तियों से संबंधित समिति। एक थी संघीय संविधान से संबंधित समिति, दूसरी थी संघीय शक्तियों से संबंधित समिति, और तीसरी समिति जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ये राज्य संबंधी समिति। ये 3 समितियां थीं। इन तीनों समितियों को चेयर किया जा रहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, ठीक है। इसके अलावा डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के द्वारा जिस समिति को चेयर किया जा रहा था वह कमेटी थी प्रारूप समिति, उसको बोला गया ड्राफ्ट कमेटी। ड्राफ्ट कमेटी ये मोस्ट इंपोर्टेंट कमेटी है। इसके बारे में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। कल हमने इसके बारे में बताया भी था कि ये 7 सदस्यों की कमेटी थी, और इस समिति का जो फॉर्मेशन हुआ था इसकी डेट भी कई बार आपसे पूछी गई है, तो आपको इसकी डेट भी याद रखनी है। यह 29 अगस्त
1947 को फॉर्म हुई थी। है, ये बात आप बहुत विशेष रूप से याद रखेंगे, एक कई बार ये पूछी जा चुकी है। इसी के बाद आप देखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो कि भारत के पहले प्रेसिडेंट रहे थे, संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष रहे थे। इनके द्वारा जिन समितियों की अध्यक्षता की जा रही थी उसमें पहली समिति थी एक संचालन समिति, संचालन समिति, और जो दूसरी इनकी जो समिति थी जिसकी अध्यक्षता इनके द्वारा की जा रही थी वह थी प्रक्रिया विषयक नियमों की समिति। इसलिए हमने आपसे कहा है कि आपको पेन और कॉपी लेकर बैठना है, ताकि आप जो हम ये एक्स्ट्रा पॉइंट नोट करा रहे हैं या जो एक्स्ट्रा पॉइंट हम लिख रहे हैं जो कि आपके क्वेश्चन में नहीं है लेकिन फिर भी हम लिख रहे हैं, कि उसके पीछे रीज़न क्या है कि आप लोगों को एक्स्ट्रा एडिशनल मैटर मिल सके, और जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं हम उसी को लिख रहे हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस है कि हमको पता है कि क्वेश्चन बनने की संभावनाएं कहाँ से सबसे ज़्यादा रहती हैं, उन्हीं बातों को हम यहाँ पर आपके सामने लेकर आ रहे हैं। तो आपका काम क्या है, कॉपी पेन रखिए आप अपना और उनको नोट करते जाइए। जब भी कभी आप उसे रिवाइज करेंगे, और रिवाइज नहीं करेंगे तो आप कभी नहीं कर पाएंगे। हाँ, एक बार में तो किसी को याद नहीं होता है। तो पहला हो गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 3 समितियों की अध्यक्षता की गई थी। संघ संविधान से संबंधित समिति, संघीय शक्तियों से संबंधित समिति और राज्य संबंधी समिति। डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के द्वारा एक समिति की अध्यक्षता की गई थी, वह थी प्रारूप समिति यानी ड्राफ्ट कमेटी। 7 सदस्यों की यह समिति थी। इसमें अध्यक्षता डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा की जा रही थी। 29 अगस्त, ये डेट आप बहुत विशेष रूप से याद रखेंगे, 29 अगस्त 1947 को इस समिति का गठन, ये वाला आप बहुत विशेष रूप से, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है ये, 29 अगस्त 1947, इसको आप याद रखेंगे। और इसके अलावा जब हम आगे जाएंगे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में बात हो रही है। इन्होंने क्या किया, संचालन समिति की अध्यक्षता की। संचालन समिति को इनके माध्यम से चलाया गया, स्टीयरिंग कमेटी बोलते हैं इसको, और इनके द्वारा ही प्रक्रिया विषयक नियमों की समिति का संचालन भी किया गया था। अब बात आती है सरदार पटेल जी की, तो इसको हम आगे लिखते हैं इधर, सरदार वल्लभ, एक सेकेंड, वल्लभ भाई पटेल। इनके द्वारा 2 समितियों की अध्यक्षता की जा रही थी। एक तो मूल अधिकार, मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यकों के अधिकार संबंधी समिति, अधिकार संबंधी समिति। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, यह मूल अधिकार की मुख्य समिति है, उसके बारे में बात हो रही है, ना कि उप समिति के बारे में। उप समिति के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो उसके लिए अलग से आपको नाम मिलेगा, ठीक है। और इनके द्वारा ही एक और संविधान समिति की अध्यक्षता की गई थी। उस समिति का नाम था प्रांतीय संविधान संबंधी समिति, प्रांतीय संविधान संबंधी समिति, प्रोविंस कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेटेड कमेटी। ये 2 समितियां सरदार पटेल के द्वारा अध्यक्षता की जा रही थी। बाकी की ये आप पीछे देख चुके हो। तो ये कितनी हो गई, 3, 4 और 2 6 और 2 8। यही 8 मूल समितियां हैं जिनको आपको एकदम रट लेना है। किसी भी तरीके से क्वेश्चन आए आप इसको सॉल्व कर लेंगे। तो आप यहाँ पर देख लो एक बार। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर, जहाँ वो क्वेश्चन दिया हुआ था, ये सेकंड वाला। इस क्वेश्चन में हमको क्या पता चलेगा, अब आप लगाइए इसमें, संघीय संविधान समिति, फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी। हमने अभी आपको इसके बारे में पीछे बताया है, जवाहरलाल नेहरू, यही नाम तो लिया हमने।
जवाहरलाल नेहरू, एक सेकेंड, जवाहरलाल नेहरू। फिर उसके बाद आया प्रक्रिया नियम। अब ये देखो यहाँ पर मिला भी सकते हो आप, है ना, इस तरीके से ये आंसर सेट भी कर सकते हो। और ये क्वेश्चन है यूपीपीसीएस में 2025 में आया हुआ क्वेश्चन है, 2025 अभी गया और 2025 का क्वेश्चन भी आपके सामने है। तो पहला हमने जब लगा लिया संघीय संविधान संबंधी समिति, इसमें गलत ना हो आपका सवाल, इसके लिए आप क्या कर सकते हो, ये जवाहरलाल नेहरू कहाँ पर इसमें दिख रहे हैं आपको, 4th नंबर पर दिख रहे हैं ना, तो इसका 4 ऑन होना चाहिए, तो इसके आगे आप लिख लीजिए 4। यहाँ पर आइए आप, 4 केवल और केवल एक में दिया हुआ है, तो इसमें आपको बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अगर आपको एक नाम भी अच्छे से पता था तब भी आप उस आंसर तक पहुँच गए। दूसरे नंबर पर आप दिया हुआ है प्रक्रिया नियम समिति। प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अध्यक्षता में हो रही थी, क्योंकि ये बात हमने यहाँ पे देखिए आप हमने बताई है, ये प्रक्रिया विषयक नियमों की समिति किसके, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यही क्वेश्चन तो आपको करना है और 2025 में ये सवाल आया है, तो ये इस पे हम लिख देंगे नंबर 1। ऐसे ही आपको पेपर में लिखना है, तो आपके उन बच्चों से बच जाएंगे आप, जो बच्चे आपको मार्केट में कहते हुए मिलेंगे मुझसे वो गोला गलत भर गया है, हमने लगाया कुछ और था, हमसे लग कुछ और गया। अगर आप कंफर्म हैं कि यही इसका आंसर है तो उसको आगे आप लिख लीजिए, उससे आप कंफ्यूज भी नहीं होंगे और आप आंसर में सही जगह पर पहुंच जाएंगे। फिर आया प्रारूप समिति, ड्राफ्ट कमेटी, इसकी हमने डेट भी आपको बताई 29 अगस्त 1947। प्रारूप समिति किसके द्वारा, डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा, तो 3 नंबर आ गया। मौलिक अधिकार, लो ये आ गया जिसका नाम मैं ले रहा था। उप समिति के बारे में बात हो रही है, मौलिक अधिकारों की समिति के बारे में बात होती तो इसका आंसर होना चाहिए था सरदार पटेल, लेकिन यहाँ पर उप समिति के बारे में बात हो रही है, यानी कौन है, सब कमेटी। जब सब कमेटी की बात आएगी तो इसकी जगह आएंगे JB कृपलानी, यानी 2 नंबर। 4132 जिस ऑप्शन में भी आ रहा है वो है आपका आंसर होगा, तो आप इस तरीके से आंसर तक जाएंगे। जहाँ भी आपको सूची वाले सवाल आते हैं, जहाँ सूची मिलान करना है, वहाँ पर आप इस तरीके से नंबरिंग करेंगे तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, आप सही करेंगे बिल्कुल। नहीं तो आपने पता चला इसको बिना मिलाए लिख लिया, तब तक इनमें से किसी का एक दूसरे में मिल जाएगा, आपका आंसर गलत होने के चांस बने रहेंगे। तो आपको ये बात बहुत अच्छे ढंग से समझनी है और देखनी भी है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये देखो एक अच्छा सवाल आया है। अब निम्नलिखित में से संविधान प्रारूप, ये पूरा है संविधान प्रारूप समिति, आप अपने क्वेश्चन पेपर पर मार्क कर सकते हो, है ना, उस पर निशान लगा सकते हो कि इस क्वेश्चन का मेन पार्ट क्या है, ये पूछना क्या चाह रहा है आपसे। जब आप उसको हाईलाइट कर लेंगे तो आपके गलत होने के चांस बढ़ जाएंगे, क्योंकि कई बच्चों के इस तरीके से गलत हो जाते हैं। उसमें पूछा जा रहा था कि निम्नलिखित में से कौन इसमें शामिल नहीं है, आप उसमें निम्नलिखित में से कौन शामिल है, आप है में चले जाते हैं, और करना कौन सा था, नहीं है। तो नहीं है को आप मार्क कर लीजिए ना कि हाँ हाँ इस क्वेश्चन के अंदर हमको ढूंढना है जो इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। तो इसमें पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कमेटी। कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट कमेटी के कौन मेंबर थे, इस बात की यहाँ पर बात करनी है ना। तो आप ढूंढिए इसके अंदर। अब हमने कल आपको इसके बारे में बताया था, ड्राफ्ट कमेटी के बारे में। पहला ही नाम लिखा हुआ है एन गोपाल स्वामी, इनका पूरा नाम अयंगर है, तो ये इसके मेंबर रहे हैं। अब ये बताइए आप, पंडित जवाहरलाल नेहरू 3 संविधान से की जो संविधान सभा में जो 3 समितियां बनी थी उनकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू उस सभा में ड्राफ्ट कमेटी वाली जो समिति थी इसके अंदर नहीं थे, तो ये बात आपको पता होगी। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ये भी इसके मेंबर थे। सरदार पटेल, क्या आपने पढ़ा, सरदार पटेल इसके मेंबर नहीं थे, क्योंकि सरदार पटेल 2 अन्य समितियों की अध्यक्षता कर रहे थे, इसलिए वो ड्राफ्ट कमेटी के मेंबर नहीं थे। अब आप इसके अंदर देखिए कि सेकंड नंबर आपको पता होता अगर कि जवाहरलाल नेहरू इसके सदस्य नहीं थे, तो सेकंड जहां भी आ रहा है उसको आप हटा सकते हो। एक ये सेकंड आ रहा है, इसको भी हटा दीजिए। फर्स्ट दोनों में कंफर्म है, एन गोपाल स्वामी यहाँ भी है और यहाँ भी है। अब बचता क्या है आपका, थर्ड नंबर है ना, 4 और 3rd में आपका को ढूंढना है, 4 और 3rd में कौन है। तो सरदार पटेल भी नहीं है, तो 4 वाला, तो 4 वाला भी यहाँ से हटा दीजिए। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, सी, दैट मीन्स फर्स्ट एंड थर्ड आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। प्रारूप समिति के सदस्यों के बारे में पूछा गया था, तो एन गोपाल स्वामी अयंगर इसके सदस्य रहेंगे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर इसके सदस्य रहेंगे, बाकी के और सदस्य हैं जो आपको
पिछले वीडियो के अंदर मिल जाएंगे। आप उस वीडियो को देखिए, प्रारूप समिति की पूरी जानकारी प्राप्त करिए। तो कुछ तो खोना पड़ेगा ना, कुछ टाइम लगाना पड़ेगा। जब ज्ञान कहीं मिलता है और जब अच्छी चीज़ हमको प्राप्त हो रही है तो हमको टाइम भी देना पड़ता है। तो आप भी पिछला वीडियो देखिए और उसके अंदर ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाएंगी। यह क्वेश्चन यूपीपीसीएस के 2019 के प्री के पेपर में आया था। आपको जानकारी होनी चाहिए कि प्री जब 2019 और 20 के दौरान 19, 20 और 22 ये काफ़ी कम कट ऑफ गई हैं। ये उस पेपर का क्वेश्चन है जिसे बहुत टफ माना गया है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एक सेकेंड, क्वेश्चन नंबर है आज का 4, है ना। 4 नंबर क्वेश्चन है। इसमें पूछा है 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार, इंटरिम गवर्नमेंट के कार्यपालिका परिषद के उपसभापति पूछा है। हमको यहाँ बहुत फोकस्ड होना है। क्या पूछा है? डिप्टी चेयरमैन। डिप्टी चेयरमैन याद रखना है कि चेयरमैन नहीं पूछा है। यहाँ पर पूछा क्या है? डिप्टी चेयरमैन। कौन सी गवर्नमेंट? इंतरिम गवर्नमेंट। इसके बारे में हम अभी आपको बता देते हैं। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं क्वेश्चन कब का है। IAS 1995 में आया हुआ है, यानी यूपीएससी के प्री के पेपर में 1995 में ये सवाल आया हुआ है। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा सा। इंटरिम गवर्नमेंट की बात हो रही है ना। इंटरिम गवर्नमेंट। जब भारत स्वतंत्र हो रहा था उस समय की ये घटना है। तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि अंतरिम सरकार बनाने की घोषणा आई थी कब? 24 अगस्त 1946 को। 24 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार गठित करने की क्या हुई? घोषणा हुई। क्रोनोलॉजी समझना है आपको। ये घोषणा होती है, डिक्लेरेशन होता है। यह डेट जो है 24 अगस्त 1946, यह क्वेश्चन यूपीपीसीएस के 2022 के पेपर में प्री में पूछा गया है कि अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा कब की गई। यह नहीं पूछा है कि अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ। पूछा यह गया कि अंतरिम सरकार के गठन की घोषणा कब की गई, है ना, डिक्लेयर कब किया गया। तो याद रखेंगे 24 अगस्त 1946 वो डेट थी। घोषणा के बाद क्या होता है कि अब इसका अनुपालन भी होगा, है ना, फॉलोअप भी तो होगा। तो उसके लिए कौन सी डेट है? तो उसके लिए आप याद रखेंगे 2 सितंबर 1946। ठीक है, ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो यूपीपीसीएस में कई बार आया हुआ है। तो आप ये याद रखेंगे 24 अगस्त को घोषणा होती है, 2 सितंबर को यह सरकार बन जाती है। अब इसके अंदर आपको क्या जानना है? इस सरकार के अंदर जो चेयरमैन थे, चेयरमैन कौन थे? चेयरमैन। तो चेयरमैन को आप समझ लीजिए, इस सरकार के चेयरमैन के रूप में जो तत्कालीन समय के वायसराय थे, वायसराय एक्स ऑफिसियो के रूप में वायसराय इस अंतरिम सरकार की अध्यक्षता कर रहे थे। अब पूछा हमको कौन सा गया था? डिप्टी चेयरमैन। यही तो पूछा था। तो डिप्टी चेयरमैन की जो अध्यक्षता थी वो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा की जा रही थी। इतना अगर फैक्ट आपको इसके बारे में पता चल गया है तो आप ये मान लीजिए कि आपने काफ़ी सारा इस अंतरिम गवर्नमेंट के बारे में ऐसी चीज़ों को पता कर लिया या जानकारी हो गई जिससे कि आप क्वेश्चन को सही कर सकते हो। हैं, अब 2-3 आगे इसके क्वेश्चन आएगा कि इस सरकार के अंदर किस व्यक्ति के पास कौन सा पद था, हम उसको वहीं पर डिस्कस करेंगे। तो पहले हम इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं और इसका आंसर कर लेते हैं। पहले क्वेश्चन था हमारा 5 नंबर का, ये आ गया क्वेश्चन, नहीं सॉरी 5th नंबर क्वेश्चन था ये। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे? अब उपसभापति आप देख लीजिए इसमें से। तो हमने अभी आपको पीछे ही बताया है उपसभापति के बारे में। हमने आपको पीछे बताया है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को उपसभापति बनाया गया था। यानी डिप्टी चेयरमैन कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। चेयरमैन कौन थे? वायसराय। अब आते हैं इनके बारे में। तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन इसी सरकार के अंदर, अब इसमें पूछा जाता है, इन लोगों के नाम दिए रहते हैं और आपसे पूछा जाता है कि इन व्यक्तियों के पास कौन सा पोर्टफोलियो था। तो सबसे पहले एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है कि ये जो लिखे हुए ना डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ये इस सरकार के पार्ट नहीं थे, है ना, इन्होंने इस सरकार में पार्टिसिपेशन नहीं किया था।
ऐसे लिख सकते हो आप इसको, नो पोर्टफोलियो। ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया है एक दो बार कि अंतरिम सरकार में एस राधा कृष्णन के पास कौन सा पोर्टफोलियो था, तो उन्होंने इस सरकार के अंदर भागीदारी नहीं की थी। यहाँ लिख दो आप, भागीदारी नहीं की थी। अब नाम आता है सी राजगोपालाचारी का, तो ये शिक्षा मंत्री की भूमिका निभा रहे थे, शिक्षा मंत्री की भूमिका निभा रहे थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में अगर बात आएगी तो ये क्या था, कृषि मंत्री के रूप में काम कर रहे थे, है ना। इनके बारे में आप जरूर से याद रखेंगे, ये खाद्य एवं कृषि मंत्री, खाद्य एवं कृषि मंत्री के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपना ड्यूटी परफॉर्म कर रहे थे और देश के विकास में ये योगदान देने का कार्य, जब भारत स्वतंत्र होने को था उस समय ये अंतरिम सरकार के पार्ट के रूप में काम कर रहे थे। ये बातें आपको याद रखनी। एक व्यक्ति का नाम बहुत आता है इसमें, आप मैं यहाँ लिख रहा हूँ उनका नाम, जगजीवन राम। ये आप सभी ने सुना होगा, जगजीवन राम। अब जगजीवन राम के द्वारा कौन सा पोर्टफोलियो संभाला जा रहा था उसको आप देख लो, श्रम मंत्रालय, ये श्रम मंत्रालय, श्रम मंत्रालय को का पोर्टफोलियो बाबू जगजीवन राम जी के पास था। तो इतनी बातें आप इस क्वेश्चन के संबंध में याद रखेंगे, तो मुझे लग रहा है कि आपका ये वाला क्वेश्चन फिर आसानी से हो जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमने जैसा कि आपको बताया आईएएस में 1995 में आया हुआ सवाल है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये उद्देशिका के संबंध में है। इसमें पूछा है, द आइडिया ऑफ द प्रियम्बल हैज़ बीन अडोप्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है, उद्देशिका का विचार लिया गया है। विचार कहाँ से लिया गया है, उद्देशिका का जो विचार है वो कहाँ से आया है। हमारे संविधान में डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन का, यानी कि 60 से अधिक देशों के संविधान का अध्ययन किया गया और उन संविधानों के अंदर जो भी भारत में एप्लीकेबल होने वाले विषय वस्तु थी उनको भारत की परिस्थितियों के अनुसार अपनाया गया है। तो उसी श्रृंखला के अंदर आप देखेंगे कि उद्देशिका का विचार भी हमने कहीं से लिया है। तो उसके लिए आप देखेंगे कि इटली के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने विशेष रूप से कोई भी ऐसा डेटा नहीं मिलता है जहाँ पे स्पष्ट लिखा हो, क्या हो रहा है, कुछ टेक्निकल मिस्टेक आ रही है इसके अंदर। एक सेकंड हम चला के देख लेते हैं इसको। चलो मैं बोल रहा हूँ, आप लोग सुनिए। इटली के कॉन्स्टिट्यूशन से ऐसी कोई खास बात हमारे संविधान में नहीं देखने को मिलती है। कनाडा के संविधान से हमने क्या लिया है, जो संघीय व्यवस्था ली है उसमें संघीय व्यवस्था के अंदर संघ को मजबूत बनाया गया है, या ये कहें कि संघीय व्यवस्था के अंदर हमने अमेरिका जैसा संघ ना बना के कनाडा की तरह के तरीके का संघ बनाया है। तो कनाडा से हमने संघीय व्यवस्था ली है। फ्रांस के संविधान से हमने क्या लिया है, फ्रांस के संविधान से हम लोगों ने जो लिया है इसमें न्याय की जो अवधारणा देखने को मिलती है वो अवधारणा हमने फ्रांस के संविधान से ली है। जब हमें बात आ रही है उद्देशिका के संबंध में, तो इसका जो आंसर आपका होगा यूएसए के संविधान से हमने उद्देशिका को लिया है ना। ये आंसर आपका होगा फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए, फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए, ये इसका हो जाएगा आंसर। एक बात यहाँ पर आपको, ये यूपीपीसीएस 2015 में आया हुआ सवाल है। अब मैं आपको इसके अंदर थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ अलग, जो कि आपको बहुत जानने की ज़रूरत है और इसमें समझ लीजिए आप। सुनिए आप, इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है ना, देखो आप लिखा जा रहा है और उसके बाद से ये कुछ मिस्टेक हो रही है। उद्देशिका का जो विचार था वो हमने अभी आपको बताया कि अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। लेकिन अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि उद्देशिका की भाषा वह किस संविधान से ली गई है, तो आप इसका आंसर करेंगे ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। हमारे उद्देशिका में जो भाषा लिखी गई है उस भाषा को हमने ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। और जो
प्रियम्बल का विचार जो लिया है उसको हमने अमेरिका के संविधान से लिया। ये दो बातें डिफरेंट हैं और दो क्वेश्चन हैं, दोनों आए हुए हैं, आप लोगों को बहुत विशेष रूप से याद रखना है। ठीक है, विचार यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से और उसकी लैंग्वेज ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से, दोनों अलग अलग है। अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिए ताकि आगे के लिए जब भी क्वेश्चन आए तब आपका सही होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए, नहीं तो इस वीडियो को देखने का कोई लाभ ही नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 6, इस 6 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है। द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनियन ऑफ स्टेट, यूनियन ऑफ स्टेट। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 1, मैं ओरली बोल रहा हूं आपसे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि आर्टिकल 1 के अंदर क्लॉज 1 में यह लिखा गया है भारत राज्यों का संघ होगा, है ना। ये बात आपको मिलेगी उस कॉन्स्टिट्यूशन के उस आर्टिकल 1 क्लॉज 1 के अंदर लिखी हुई, भारत राज्यों का संघ होगा। इस सवाल में हमसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को कहाँ से लिया गया है। आप देखते हैं हम लोग इसके अंदर अमेरिका के संविधान से हमने क्या लिया है, प्रियम्बल के विचार लिया है, मूल अधिकारों का प्रावधान हमने यहाँ से लिया है, जुडिशियल रिव्यू का सिस्टम हमने यहाँ से लिया है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने क्या लिया है, हमने आपको अभी बताया, उद्देशिका की लैंग्वेज हमने यहाँ से ली है ना, ज्वाइंट सेशन की अवधारणा हमने यहीं से ली है। उसके अलावा ये ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से और स्विट्जरलैंड के संविधान से, स्विट्जरलैंड के संविधान से एज सच डायरेक्ट हमने कुछ भी अडॉप्ट नहीं किया है। तो इसमें हमने दोनों के बारे में एक्सप्लेन कर दिया है, हमारा लिखा नहीं जा रहा है इसलिए हम आपको बोल के बता रहे हैं कि अमेरिका के संविधान से क्या लिया है हमने आपको बताया, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया है यह भी बताया। यह आपको याद रखना है कि राज्यों का संघ यानी आर्टिकल 1 क्लॉज 1 के अंदर जो बात लिखी हुई है कि भारत मतलब राज्यों का संघ होगा, यह बात हमने ली है सी वाले ऑप्शन से, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम से। ये किससे रिलेटेड है, कनाडा से रिलेटेड है। ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम यह कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है, इस बात को आप विशेष रूप से याद रखेंगे। कनाडा का संविधान अधिनियम था 1867 का, उससे हमने ये क्लॉज लिया है। तो आंसर हमारा कौन सा होगा, ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम, फ्रॉम द ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिकन एक्ट, इससे हमने ये वाला प्रावधान लिया है। कौन सा प्रावधान, यूनियन ऑफ स्टेट वाला। ठीक है, आप लोग याद रखेंगे। अब और ये क्वेश्चन आपका यूपीपीसीएस के 2017 के प्री के अंदर पूछा गया था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। इसमें फिर से सूची है और सोर्स के बारे में बात की जा रही है। सोर्स जैसा कि हम आपको बोल रहे हैं बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार इससे 1-2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। और अब तो यह प्रवृत्ति हो गई है कि एक ही सवाल में 3-4 बातें पूछने की प्रवृत्ति, जैसा कि लगातार यूपी आयोग का बढ़ता चला जा रहा है, तो आप लोगों को भी उसी तरीके से प्रिपेयर होना पड़ेगा। अब हम इस क्वेश्चन के अंदर देखेंगे, यहाँ भी हमको एक सूची दी गई है 1 और एक सूची दी गई है 2। इनको क्या करना है, सुमेलित करना है। एक सूची के अंदर लिखा हुआ है, ये वाली जो सूची दी गई है ABCD वाली, यह दी गई है संविधान के अंदर जो प्रावधान दिए गए हैं, और दूसरी सूची में दिए गए हैं स्रोत के देश, यानी ये वाला प्रोविजन है ये किस कंट्री के माध्यम से लिया गया है, हमको देखना है। जैसा कि मैंने अभी पिछले क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशन में आपको बताया, पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, ये हमारा चलने में थोड़ी मिस्टेक कर रहा है इसलिए हमको बोलना पड़ रहा है ना, हम बोल देते हैं, एक्सप्लेन करते हैं आपके आगे। जैसा कि इसने बोला फंडामेंटल राइट्स, तो आपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेकर 35 आर्टिकल तक भाग 3 के अंदर आपने फंडामेंटल राइट्स को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर देखा है ना। तो इस फंडामेंटल राइट्स को हमने किस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, यह बात हमें इस क्वेश्चन में बतानी है। तो हमने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया था कि यह बात हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। अब यूएसए इसमें कहीं लिखा दिख रहा है क्या, ये 2 नंबर पे लिखा है, तो हम क्या करेंगे, ए के आगे 2 लिख लेंगे, आप अपनी कॉपी में लिखेंगे इसी तरीके से। उसके बाद आता है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। अब ये तो बिल्कुल आसानी से, जिसने भी थोड़ा सा भी दिमाग आप लगाएंगे तो इसका आंसर बहुत आसानी से कर सकते हो। इसमें पूछा है भाई पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, शासन की संसदीय प्रणाली। संसदीय प्रणाली हमने कहाँ से ली है, ब्रिटिश उपनिवेश थे, ब्रिटिश उपनिवेश के दौरान हमारे यहाँ संसदीय व्यवस्था की नींव डली, तो उसी के वहीं से हमने ले लिया है। इसका मतलब हो गया 1 नंबर। तो ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, 2-1 कहीं दिख रहा है 2-1, ये देखो 2-1 का कॉम्बिनेशन यहाँ सी वाले ऑप्शन में आ रहा है। 2-1 का कॉम्बिनेशन इस वाले कॉम्बिनेशन में सी वाले में आ रहा है। आगे हम लोग और देख लेते हैं। सी नंबर में दिया गया है इमरजेंसी प्रोविजंस।
आपात उपबंध, इमरजेंसी प्रोविजन हमने कहाँ से लिए हैं, तो आपको जर्मनी कहीं मिल रहा होगा इसके अंदर 4 नंबर पर, तो आप यहाँ पर 4 लिख लेंगे, ये जर्मनी से लिए हैं। उसके आगे देखेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, यह हमने आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए, तो इसकी जगह पे हम 3 लिख देंगे। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि 2143 यानी सी वाला जो ऑप्शन है यह हमारा आंसर होगा। यह क्वेश्चन आईएएस में 1993 में आया था। इस प्रकार के क्वेश्चंस की प्रवृत्ति अब हम स्टेट पीसीएस के अंदर देखते हैं, जहां पर एक ही क्वेश्चन के अंदर आपसे कई सारे क्वेश्चन या एक ही क्वेश्चन से आपसे बहुत सारी जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। ये आईएएस 1993 का क्वेश्चन है। आपको यहाँ जानना क्या था, मूल अधिकार हमने आपको बताया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के वर्तमान जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक इनका वर्णन देखने को मिलता है। संसदीय प्रणाली अनुच्छेद 75 भारतीय संविधान का है, उसके अंदर देखने को मिलेगी। आपात उपबंध यह आपको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 से 360 तक देखने को मिलेंगी। राज्य के नीति निर्देशक तत्व यह भारतीय संविधान के भाग 4 के अंदर अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक देखने को मिलेंगे। यह हम जिस तरीके से बता रहे हैं, ये बोल रहे हैं, इस चीज़ को आप अपने नोट्स पर लिखेंगे ताकि आपको याद हो जाए। बार बार आप उनको देखेंगे, ये आपको याद होने लगेंगे, नहीं देखेंगे तो आपको याद नहीं होंगे।